दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक कहावत है, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, यानी कर्ज लेकर के घी पीना। ये जो कहावत है ये तो वैसे दिया जाता है कि जो कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज काफ़ी खतरनाक होता है, खराब होता है। लेकिन भारत सरकार के ऊपर ये कहावत जो है इस वक्त बहुत सटीक बैठ रही है। दोस्तों एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने जी भरकर कर्ज लिया है। योजनाओं को चलाने के लिए जी भरकर खर्च करने के लिए जी भरकर कर्ज लिया गया है। उन कर्जों से योजनाओं को चलाया गया है। और स्थिति ये है कि आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने सरकार को चेतावनी तक दी है। चेतावनी क्या कहें, एक तरह से अलर्ट जारी किया है, सावधान रहने को कहा है। सावधानी में ये कहा गया है, आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि आप जितना कर्ज ले रहे हैं इसका अंजाम ये होगा कि एक वक्त जाने के बाद आपके लिए कर्ज जो है चुकाना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर तौर पर भारत सरकार की तरफ से इस अलर्ट का खंडन किया गया है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कर्ज जो भारत सरकार के ऊपर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले रखा है, ये क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंजाम क्या होने वाले हैं। भारत सरकार ने कितने कर्ज लिए, खास करके मोदी सरकार ने 2014 के बाद 2023 अभी खत्म होने वाला है, इन 9 सालों में कितने कर्ज लिए हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, और 2014 में जब उनकी सत्ता गई थी, उस वक्त उन्होंने 10 सालों के अपने कार्यकाल में कितना लोन लिया था। तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और आपके सामने हम फैक्ट्स रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कर्ज क्या वास्तव में भारत के ऊपर, भारत को एक असहज करने वाली स्थिति में, या खतरनाक स्थिति में क्या ले जाने वाली है। आज हम इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि देश पर जो कुल जो कर्ज है वो 205 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। यानी मार्च 2023 में देश पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए का था। यानी बीते 6 महीने में 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है भारत सरकार के ऊपर में वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि अगर सरकार इसी रफ्तार से कर्ज लेती रही तो ये भारत की जीडीपी का 100% से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर लॉन्ग टर्म में आगे जा करके भारत सरकार के लिए ये कर्ज का चुकाना जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारत सरकार ने आईएमएफ की इस चेतावनी पर असहमति जताई है, रिजेक्ट कर दिया एक तरह से भारत सरकार ने आईएमएफ के अलर्ट को। लेकिन हम सवालों को जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सवाल यह है कि भारत सरकार पर कुल कर्ज कितना, और बीते 9 साल में खास करके मोदी सरकार के आने के बाद 2014 से लेकर के 2023 तक में ये कर्ज कैसे बढ़ा है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि अलग अलग राज्य सरकारें जो अलग अलग विकास योजनाओं को चलाने के लिए कर्ज लेती हैं वो कर्ज जो है बढ़ करके 44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। यानी इस कर्ज में 205 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है उससे भारत सरकार का 161 लाख रुपए का कर्ज है, और जो अलग अलग सरकारें हैं, राज्य सरकारें, उनका कर्ज जो है 44 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए का था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए का हो गया। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर कर्ज 192% बढ़ा है। बहुत बड़ा ये आंकड़ा, 192% 2014 के बाद से 2023 की, मतलब पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने 192% भारत सरकार के ऊपर में कर्ज जो है वो बढ़ा है। इसमें देशी और विदेशी कर्ज दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। इसी तरह अगर बात विदेशी कर्ज की करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए का था। 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। तो फिर दोस्तों ये सवाल ये उठ रहा है कि मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक भारत सरकार पर कितना कर्ज बढ़ा है। यानी पिछले 6 महीने में, इस छमाही जो है मार्च से लेकर के सितंबर तक में भारत में कर्ज कितना बढ़ा है। दोस्तों भारत की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भारत के एक सांसद जो हैं नागेश्वर राव के एक सवाल पर जवाब देते हुए भारत की संसद में कहा है, ठीक है, संसद में उन्होंने, वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख रुपए करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो चुका था। सितंबर 2023 तक भारत को 161 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत के ऊपर हो गया था। यानी पिछले 6 महीने में भारत सरकार के ऊपर में 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों फिर सवाल ये उठता है कि 2004 में, अब मैं मनमोहन सिंह सरकार से कि 9 साल की तुलना करने वाला कि मनमोहन सिंह सरकार जो थी 2004 से 2014, यानी 10 सालों तक जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस दौरान भारत सरकार ने कितना कर्ज लिया था। ठीक,
दोस्तों जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त भारत पर कुल जो सरकारी कर्ज था वह था 17 लाख करोड़ रुपए का। 2014 में यह 3 गुना बढ़ करके 55 लाख करोड़ रुपए का हो गया था। यानी जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो भारत के ऊपर में 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और जब वो प्रधानमंत्री पद से हटे यानी यूपीए की सरकार जब गिरी थी तब भारत के ऊपर में कुल कर्ज जो था वो 55 लाख करोड़ रुपए का हो गया था। यानी तिगुना ऋण मनमोहन सिंह करके गए थे। इस वक्त जो है वो कर्ज भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है, जैसा हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों फिर सवाल उठता है कि भारत में हर आदमी पर पिछले 9 सालों में कितना कर्ज बढ़ा है, यानी मोदी सरकार के इन 9 साल में भारत के नागरिकों के ऊपर में कर्ज कितना बढ़ा है, ये समझते हैं। दोस्तों सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज शामिल हैं। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ अगर मान लिया जाए कि भारत की आबादी 142 करोड़ है, तो इस हिसाब से अभी हर भारतीय नागरिक के ऊपर में 1,40,000 रुपये का कर्ज अभी मतलब करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज पर इंडियन के ऊपर में बैठ रहा है। तो दोस्तों 9 साल में विदेशी से कर्ज लेने के मामले में केंद्र की यूपीए सरकार या एनडीए सरकार जो मौजूदा सरकार है, इन दोनों में कौन सा आगे है? यानी मनमोहन सिंह के 9 साल 10 साल मान लीजिए और मोदी सरकार के 9 साल मान लीजिए। इन दोनों सरकारों में कौन सी सरकार ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है, आखिर ये समझते हैं। दोस्तों 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज लिया था। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए हुआ। यानी यूपीए के समय केंद्र सरकार पर 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज बढ़ा था। तो फिर सवाल यह उठता है दोस्तों कि आखिर किसी भी देश की सरकार के ऊपर कर्ज क्यों बढ़ता है? तो दोस्तों अर्थशास्त्रियों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, जो विदेशी ये व्यापार मामलों के एक्सपर्ट्स होते हैं उनका मानना है कि सरकार की आमदनी कितनी है इस पर डिपेंड करता है कर्ज, और सरकार खर्च कितना कर रही है, जाहिर सी बात है इस पर डिपेंड करिए। हमारे घर परिवार में हमारे ऊपर भी होता है कि अगर हमारी इनकम होगी कम और हम खर्च ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर कर्ज बढ़ेगा। तो सरकार के साथ भी जाहिर तौर पर यही होता है। तो अगर खर्चा आमदनी से ज़्यादा है तो सरकार के ऊपर में जो कर्ज जो है बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार का खर्च जो है राजस्व से होने वाली कमाई से ज़्यादा, यानी सरकार जो कमाई कर रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही है। जाहिर सी बात है इसी बात के ऊपर में भारत के ऊपर में कर्ज बढ़ रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत सरकार इतना पैसा कर्ज लेकर कहाँ खर्च करती है, यानी जो सरकार के ऊपर में जो कर्ज बढ़ा है आखिर सरकार ये कर्ज जो है वो खर्च कहाँ पे कर रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 2020 में कोरोना महामारी के बाद भारत सरकार ने कई तरह के सब्सिडी देना शुरू किया, जैसे आपको पता है, जिसमें कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देना शामिल है। करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया है। करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा अलग अलग तरह के जो विकास के मद होते हैं उसमें पैसे खर्च किए गए हैं। परंजय गुहा ठाकुरता है, उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से जो फ्रीबीज योजना है यानी फ्री की स्कीम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च किया गया है। इसीलिए जो है भारत सरकार के ऊपर में कर्ज के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और राजकोषीय घाटा जो है भारत का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। दोस्तों सबसे सवाल उठता है कि आखिर दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले देश कौन है, ये भी जान लेना जरूरी है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान जैसे देश शामिल हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका भी कर्ज ले रहा है, जापान जैसे देश भी कर्ज ले रहे हैं, चीन भी कर्ज ले रहा है, तो फिर आईएमएफ ने सिर्फ भारत को चेतावनी क्यों दी है? अमेरिका या जापान या फिर चीन जैसे देशों को आईएमएफ की तरफ से चेतावनी क्यों नहीं दी जाती है? दोस्तों इस सवाल को बहुत सावधानी से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर सारा राज जो है छिपा हुआ है। दोस्तों बात यह है कि भारत सरकार को आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि अगर आपने और ज़्यादा कर्ज लिया, कर्ज का रेशियो अगर आपने बढ़ाया, तो फिर एक वक्त के बाद आपको ये कर्ज जो चुकाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए आईएमएफ ने कहा है क्योंकि अमेरिका हो या चीन हो या फिर जापान हो, इन देशों के पास जो है सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्व भंडार, यानी इनके पास जो रिजर्व भंडार है वो इतना ज़्यादा है कि अगर ये कर्ज लेते भी हैं तो उन्हें कर्ज चुकाने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि चीन के पास करीब $1.5 ट्रिलियन का एक गुप्त विदेशी भंडार भी मौजूद है। ये अमेरिका की रिपोर्ट में भी कहा गया है। यानी उसने जितना दिखाया है कि मेरे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है, उससे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार उसने छिपा कर रखा है,
क्यों कि अगर वो ताइवान पे हमला करता है किन्हीं और दूसरे वजहों से अगर चीन के ऊपर में प्रतिबंध लगते हैं तो फिर वो उन पैसों को उन आपातकालीन स्थिति में खर्च कर सके और अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचा सके। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि जैसे अमेरिका है उसके पास अपना रिजर्व बैंक है, तो अमेरिका जो कर्ज लेता है वो किसी बाहरी देश से कर्ज नहीं ले रहा है। अमेरिका जो कर्ज लेता है, अमेरिका की सरकार जो कर्ज लेती है वो अपने ही देश के रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है। लेकिन भारत जो है वो अपने देश के रिजर्व बैंक से कर्ज नहीं लेता है। भारत सरकार जो कर्ज लेती है वो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या अलग अलग विदेशी संस्थान जो होते हैं या फिर विदेशी कंपनियां जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बॉन्ड बेचती हैं भारत में आकर के, तो उनसे जरिए कर्ज का पैसा वसूल करती है। यानी दोनों में समझिए, एक तो होता है कि मैंने पैसा जमा करके रखे हैं, मैंने अपने बैंक अकाउंट में जैसे समझ करिए कि जैसे एलआईसी हमने खुलवा रखा है, उससे हम कर्ज ले रहे हैं, एक ये बात हुई। दूसरा होता है कि हम किसी दूसरे से, साहूकार से या बैंक से जाकर के कर्ज लेते हैं, तो दोनों कर्ज में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि चीन हो या अमेरिका हो, इन जैसे देशों के लिए कर्ज चुकाना जो है काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन भारत जैसे विकसित देश जिनके पास की विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के पास करीब 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो सोचिए कि 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है भारत के पास, और 205 लाख करोड़ रुपए का भारत के ऊपर में कर्ज हो चुका है, विदेशी कर्ज हो गया है। इसके साथ साथ भारत की इकोनॉमी में ज्यादातर पैसा जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई से आता है, जैसा हम सबको पता है। जबकि विकसित देशों के साथ ऐसा नहीं है, वहां की इकोनॉमी भारत से काफी ज्यादा मजबूत है। इसका उदाहरण यह है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे जिस अमेरिका में हुआ था, उससे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो अमेरिका को ही हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि भारत सरकार को अलर्ट रहने की जाहिर तौर पर जरूरत है, कि भारत सरकार अलर्ट रहे कर्ज को लेकर के। कर्ज किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है, हम उतना ही खर्च करें जितना कि हम चुका पाएं। और दूसरी बात जो है कि फ्रीबीज स्कीम जो होते हैं, जो मुफ्त के, जो अलग अलग राज्य सरकारें भी है, जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें पता चला है कि पंजाब सरकार है या राजस्थान सरकार जो भी गई है, या फिर अलग अलग देश की सरकारें, जैसे बिहार सरकार है, इन्होंने कर्ज काफ़ी ज़्यादा ले रखा है। तो मेरे ख्याल से कर्ज को घटाने की ज़रूरत है, जो फ्री स्कीम होता है उसको कम करने की जरूरत है। फ्री स्कीम से दरअसल में किसी का भलाई होता नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा सिरदर्द की तरह साबित होता है। दोस्तों हमारी ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ये हमारा आपसे अनुरोध है, ताकि हमारा जो परिवार बन रहा है इसका विस्तार हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।